अब मैं आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य की यात्रा के बारे में मैं जो घूमा वो आपको बोलने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी घूमने की जगह है। यदि 10 दिन का 3 बार प्रोग्राम किया जाए तब महाराष्ट्र बहुत आराम से घूमा जा सकता है। एक बार में कोई महाराष्ट्र घूमना चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मेन है अजंता इलोरा की गुफाएं हैं। दूसरा 5 ज्योतिर्लिंग है और गणेश भगवान गणपति की 8 अच्छी मंदिर है। अष्टविनायक इसको बोलते हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में काफ़ी चीज़ देखने लायक है। मेरे विचार से मैंने जो अनुभव किया उसके आधार पर बोल रहा हूँ। सब प्रथम 2 भाग में कर सकते हैं। 15 दिन का भी कर सकते हैं। एक भाग भुसावल को सेंटर बना के करें, एक भाग पूना को सेंटर बना के करें, तब महाराष्ट्र की पूरी यात्रा हो सकती है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ, भुसावल पहुँच जाइए। वहाँ से सर्वप्रथम परभणी स्टेशन जाइए। वहाँ से आगे ज्योतिर्लिंग है पल्ली बैजनाथ। उसका दर्शन करने के बाद फिर बैक टू परभणी आना पड़ेगा। इसकी दूरी 70 से 75 किलोमीटर है। परभणी से फिर 35 किलोमीटर दूर ओंडा नागेश्वर है, उसका दर्शन किया जा सकता है। बीच में श्रद्धालुओं का गुरुद्वारा है नांदेड़, वहाँ पर भी माथा टेका जा सकता है। ये दोनों चीज़ भ्रमण करने के बाद फिर आइए औरंगाबाद। यहाँ से जाइए मेथड डैम करके है। यहाँ पर 2 संतों का समाधि स्थल है, डैम है देखने लायक, और किनारे किनारे फुलबाड़ी बगीचे बना हुआ। शाम को वक्त साउंड एंड म्यूजिक का प्रोग्राम फ्लावर भी होता है। डांसिंग म्यूजिक वाटर के द्वारा किया जाता है। ये जो मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ उस समय की यात्रा है जब इतना साधन सुविधा नहीं था। आज के समय में हर चीज़ का साधन सुविधा हो गया। कन्वेंस यातायात और रहने की व्यवस्था हो गई है। मैं 1984 के करीब में गया था महाराष्ट्र, फिर 1990 में गया था। 2 भाग में ही गया था। ये यात्रा करने के बाद आ जाइए औरंगाबाद। औरंगाबाद में दौलताबाद जाइए। यहाँ पर फोर्ट है, देखने लायक है। भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पर पुरातत्व, उस समय के किस प्रकार से लोग जीविका चलाते थे, किस प्रकार से सैनिक यहाँ पर रखे जाते थे, राजघराना का यहाँ पर जानकारी हासिल की जा सकती है। दौलताबाद फोर्ट घूमने के बाद आगे बढ़िए। इरोरा के पास में दृष्टेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। दृष्टेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद इरोरा की गुफा घूमिए। यहाँ पर करीब 22-24 गुफाएं हैं। हर गुफा में अलग अलग है। कहीं पर भगवान बुद्ध है,
कहीं पर शंकर भगवान की प्रतिमा है, कहीं पर प्रार्थना करने का स्थान बना हुआ है, कहीं पर पिंड आकार में गेंदा आकार गोल पिंड ब्रह्मांड के आकार में इसकी भी पूजा होती थी। इस प्रकार भ्रमण करने के बाद अब आप लोग आ सकते हैं अजंता। अजंता में भगवान बुद्ध का चित्रण चित्रकार के द्वारा किया गया है। उनके बाल अवस्था से लेके पूरा राज तक और संन्यास जब लिए भगवान बुद्ध, उसका सब इसमें चित्रकारी के द्वारा चित्रकार किया गया है। यहाँ पर भी कम से कम 18-20 गुफाएं हैं। सब गुफाएं नहीं देख पाते हैं, 5 या 7 गुफा को दर्शन किया जा सकता है। उसके बाद फिर आइए औरंगाबाद आइए। औरंगाबाद से आप चले जाइए शिरडी के साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा ये संत अपने समय के कई सौ वर्ष पुराने संत हुए। इस प्रकार भ्रमण करने के बाद आगे यहाँ से 65 किलोमीटर दूर शनि भगवान का मंदिर है। इस गांव की ऐसी कथा वर्णन किया जाता है, यहाँ कोई चौखट नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है और कोई भी ताला नहीं लगाते हैं अपनी दुकानों में या कमरों में। यदि कोई चोरी करता है उसका अंग भंग हो जाता है, ऐसे यहाँ के लोगों की मानता है। पत्थर लंबा चौड़ा 5-6 फुट शनि भगवान का है। यहाँ पर तेल और लोहा चढ़ा के पूजा करते हैं और पत्थर जो है शनि भगवान के रूप में जो मानते हैं, अद्भुत चमत्कार है और चमकता रहता है। नीले पत्थर के माफिक नीलमणि के रूप में यहाँ पर पत्थर में तेल का चढ़ावा चढ़ता रहता है। ये करने के बाद फिर आइए नासिक। नासिक में भी ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। इसमें लिंग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 की मूर्ति है और वो पिंड में से पानी रिसता रहता है, ऐसा मैंने देखा। नासिक में और भी कई घूमने की जगह है। पंचवटी है और 6 साल के बाद यहाँ पर अर्धकुंभ का मेला होता है, ये भी देखने लायक है। मैंने आपको भुसावल से लेके नासिक तक की यात्रा करवा दिया। इसमें करीब करीब 10 दिन की यात्रा होती है। ये पार्ट 1 में आपको बतलाया। अब पार्ट 2 के बारे में मैं बतला रहा हूँ। इसमें पूना को सेंट्रल बनाइए। पूना में भीमा शंकर है ज्योतिर्लिंग, उसका दर्शन करिए। बीच में एक छोटा सा हिल स्टेशन है, उसका नाम है माथुरन है। माथुरन ऐसी चीज़ है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, छोटा सा पहाड़ है। यहाँ पर कोई साधन सुविधा नहीं होता है। 2 किलोमीटर पहले सबको रोक दिया जाता है। कोई भी वाहन इसमें नहीं जाते हैं, या घोड़ा के द्वारा अपना सामान को होटल में पहुँचाइए। आना जाना उसी के माध्यम से होता है, या पैदल यात्रा करके जा सकते हैं। यहाँ पर सीन सीनरी प्राकृतिक सुंदर अद्भुत छटा है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है और भव्यता है। कई जगह की प्राकृतिक सुंदर का नज़ारा यहाँ देखने को हमको मिला। मैंने आपको कई बार कह चुका हूँ कि मैं जब भी यात्रा कहीं जाता था, चांदनी रात पूर्णिमा की रात में ही वहाँ पर प्रवेश करता था। माथुरा भ्रमण करने के बाद फिर आ जाइए पूना। पूना में अगल बगल कई जगह घूमने की जगह है। खंडेला है, लूनावाला है, महाबलेश्वर है। इसका भ्रमण करने के बाद पूना आइए। पूना में गणपति का मंदिर है और इस गणपति के मंदिर की 1890 में सर्वप्रथम पूजा यहीं से चालू की गई, ऐसे यहाँ के लोगों ने बतलाया मुझे। फिर बाल गंगाधर तिलक जो यहाँ के लोग नायक नेता हुए, इन्होंने गणपति की पूजा सार्वजनिक रूप से करने के लिए प्रेरित की लोगों को। और आज पूरा महाराष्ट्र में
गणपति की बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है। इसके बाद आगे में बढ़िए, तिरुपति बालाजी का एक मंदिर है, महाबलेश्वर में शंकर भगवान का लिंग है। वहाँ पर ऐसा बना हुआ लिंग पर रुद्राक्ष की माला है, उसी में शंख है, उसी में शिवलिंग स्थापित है। और यहाँ पर 3-4 कुंड है, सब पहाड़ों के झरनों के द्वारा, छोटी छोटी नदियों के द्वारा ये कुंड में प्रवेश करके एक स्थान में इसको संचित कर लिया जाता है। लोग इसको प्रसाद के रूप में जल को अपने अपने घर में ले जाते हैं। इसके बाद सोरापुर जाइए, सोरापुर में भी करीब करीब दुर्गा जी का मंदिर है। उसके बाद पंढरपुर में भगवान विष्णु विठ्ठल के रूप में यहाँ विराजमान है, इनकी पूजा होती है। इसी बीच में आप 8 गणपति हैं यहाँ पर। 4 गणपति की मूर्तियाँ नासिक से बम्बे के रोड में है और 4 गणपति की मूर्तियाँ ये पूना से कर्नाटक कोल्हापुर के बीच में गणपति की मूर्तियाँ हैं। इस 8 गणपति की मूर्ति का दर्शन किया जा सकता है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र 2 भाग में घूमने से आपको आराम से सुचारू रूप से किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में 5 ज्योतिर्लिंग है, अष्टगणपति का मंदिर है, अजंता एलोरा की गुफाएं है और छोटे मोटे कई गुफाएं यहाँ पर है। जो महाबलेश्वर जाते हैं या खंडेला लोनावाला जाते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे महाराष्ट्र में फलों की बहुत पैदावार होती है, जैसे अंगूर है, अनार है, चीकू है, सरीफा है, केला है, पपीता है। जो यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं और चीनी मिल काफ़ी है, बहुत सी इंडस्ट्रीज है। कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पर विशेषकर है। अब उसको कन्वर्ट होके सिंथेटिक फाइबर की इंडस्ट्रियाँ बहुत हो चुकी है। महाराष्ट्र एक भारत का राज्य में आर्थिक स्थिति में पूरे भारत को कंट्रोल करता है, ऐसा हमारे अर्थशास्त्री और लोगों का विचार है। मैंने भी घूम के ये अनुभव किया। महाराष्ट्र श्रमिक राज्य है और यहाँ पर आदमी बड़े सीधे साधे होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पैजामा पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, सफ़ेद रंग की होती है और सर में एक टोपी होती है। और महिला लोग नाक में, दोनों नाकों में छेद के नथ पहनती हैं। और जैसे मर्दाने लोग धोती के लान बनाते हैं, वैसे औरतें भी धोती का लान बना के पहनती हैं। सीधी साधे यहाँ का जीवन है, कोई मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। मैं 1984-85 के साल में 90 में भी गया, लेकिन इस 30-35 साल के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया होगा, ये मेरे को जानकारी नहीं है। उस समय यातायात, रहने की व्यवस्था, साधन नहीं था। मैं जिस प्रकार आनंद उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य को घुमा, मैं उसका वर्णन किया। मेरे इस प्रकार की विचार को आप सुन के आपको अच्छा लगे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे।